बहुत बहुत स्वागत है आपका मेजर कलसी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं मॉडल प्रैक्टिस पेपर और चैप्टर वाइज प्रश्नों का बेहतरीन कलेक्शन जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो में बने रहिएगा। जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही रेलेवेंट है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो बिना समय को वेस्ट करते हुए चलिए समझते हैं। इंग्लिश का है तो ये सब सारी बातें हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप पीछे वाले वीडियो में यानी इसके पहले जो अपलोड किया गया था उसमें जाकर ये सभी बातों को आप देख लीजिएगा कि इसके इंपॉर्टेंस को हमने समझाया था। आज की अगर हम बात करेंगे तो आज 9 जून है। आज की इसमें हम प्रोनाउन और इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। मतलब ये है कि अगर हम प्रोनाउन टॉपिक की बात करते हैं, बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और इडियम की तो कुछ बात ही नहीं करना है, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम में। तो आज हम उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो वास्तव में आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ठीक उसी प्रकार से इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे जो आपके एग्जाम में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। इसके पहले वीडियो में हमने नाउन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उस कड़ी को आप देखिए और फिर उसके बाद आप आगे की चीज़ों को समझिए। तो आगे ये पूरा शेड्यूल आपको पीछे वाले वीडियो में बताया गया है, हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आपको देखना है उस वीडियो को। तो चलिए आगे देखते हैं, एक एक चीज़ों को समझते हैं। ये आपका आप देख रहे हैं थंबनेल हमने लगवा दिया है ताकि आप समझ पाएँ कि पिछले वाले वीडियो में क्या था। तो इसमें इंग्लिश का था जो चैप्टर वाइज मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम नाउन के बारे में डिस्कशन किए थे। आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर से। इसमें करना क्या है, आपको सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से रीड आउट करना है, और अगर आपको लगता है कि किसी पार्ट में मिस्टेक है तो आपको देखना है ए बी सी किस में है, और अगर लगता है आपको कि सेंटेंस करेक्ट है तो आपको डी वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो सेंटेंस कह रहा है वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव ओरेटर्स इफ वन वांट्स टू इंप्रूव हिज इंग्लिश। कुल मिला के कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता है, अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहता है, तो जो नेटिव ओरेटर्स हैं उनसे बातचीत करने के अवसर को लाभ उठाना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा है वन। तो पहले मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में बताता हूँ। आप जानते ही हो समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन के पार्ट माने जाते हैं। स्टूडेंट्स उसी में से एक वन भी होता है। अगर मान लीजिए किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में वन का यूज हुआ है और उसके लिए वाक्य में किसी अन्य प्रोनाउन की जरूरत हो या पोसेसिव एडजेक्टिव की जरूरत हो, तो वो हमेशा या तो वन हो सकता है या फिर वंस हो सकता है, ठीक, एपोस्ट्रोफी एस लगा है यहाँ पे, या वन सेल्फ। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव केस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे हिज नहीं होगा बल्कि वंस इंग्लिश होगा। तो यहाँ पर जो भी गलती है वो सी वाले पार्ट में मौजूद है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विद वन अनदर इन दिस मैटर। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान को इस मामले पर सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें इंडिया एंड पाकिस्तान है, और आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में भी सुने होंगे नाम। तो यहाँ पे 2 शब्द होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पे ईच अदर जब भी किसी भी सेंटेंस में यूज किया जाता है तो हमेशा 2 के लिए किया जाता है, जबकि अगर वन अनदर की हम बात करते हैं तो 2 से ज्यादा, तो 2 से अधिक की चर्चा होगी। वन अनदर केवल 2 की बात होगी तो हम ईच अदर का यूज करेंगे। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान 2 के बीच चर्चा हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे वन अनदर नहीं होगा बल्कि इसके स्थान पे ईच अदर का यूज होना चाहिए। तो सी पार्ट में गलती है। आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मूवी हु केम आउट लास्ट वीक वॉज रियली गुड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को रीड आउट करोगे तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमने हु देखा और इसके ठीक पहले मूवी लिखा है। स्टूडेंट्स अगर किसी भी सेंटेंस में हम हु की बात करें या विच की बात करें, तो अगर मान लीजिए ये मेल या फीमेल हो, यानी ह्यूमन बींग्स की बात हो, ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम हु का यूज करेंगे कब, जब एंटीसीडेंट के रूप में महिला या पुरुष में से किसी का यूज किया जाता है। वहीं पे अगर हम विच की बात करते हैं तो यह तो नॉन लिविंग की कंडीशन हो,
नॉन लिविंग हो, और ये फिर हम बोलते हैं एनिमल्स। तो अगर आपका एंटीसीडेंट है वो एनिमल से रिलेटेड हो या फिर नॉन लिविंग से रिलेटेड हो, तो ऐसी स्थिति में हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का यूज करते हैं। यहाँ पे मूवी है तो इसीलिए गलती है ए वाले पार्ट में, यहाँ पे हु के जगह पे विच का यूज होना चाहिए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ के चलना होगा। अगला अगर हम देखते हैं, अगला कह रहा है कि आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन the patient has to be put on immunosuppressant so that its immune system does not reject the organ। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो पेशेंट है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट पे रखना चाहिए ताकि उसका इम्यून सिस्टम है वो ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए इट्स का यूज किया गया है, और ये इट्स किसके लिए है? पेशेंट के लिए। अब पेशेंट किससे है रिलेटेड है? ह्यूमन बींग्स। स्टूडेंट्स, इट्स का यूज हम तब करते हैं जब नॉन लिविंग की चर्चा हो, लेकिन यहाँ पे लिविंग की बात हो रही है और आपको पोसेसिव एडजेक्टिव यूज करना है, तो यहाँ पे इट्स नहीं होगा बल्कि इट्स के स्थान पे हम हिज का यूज करेंगे। तो हिज इम्यून सिस्टम का यूज होना चाहिए। तो गलती जो है वो बी वाले पार्ट में मौजूद है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहे कि बिकॉज ऑफ सी बीइंग अ न्यू कमर सी वॉज अनेबल टू गेट अ गुड रोल इन द मूवी। बहुत अच्छा सेंटेंस है। यहां पे आप गौर से देखिए, बीइंग का यूज हुआ है और एक चैप्टर होता है नॉन फाइनाइट जिसमें आप इन्फिनेटिव पढ़ते हो, जेरंड पढ़ते हो, उसी तरीके से पार्टिसिपल पढ़ते हो। तो जो जीरंड होता है उसका निर्माण V1 प्लस ING से होता है, ठीक। और ये जीरंड का स्ट्रक्चर हुआ, और ये काम कैसे करता है? नाउन की तरह। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सी का यूज हुआ है, प्रोनाउन है, और हम अगर बोलते हैं ये नाउन है तो बिना कंजंक्शन के दो शब्दों का तो यूज हम कर ही नहीं सकते। तो कंक्लूजन क्या निकला? एक्चुअल में यहाँ पर हर का यूज होना चाहिए क्योंकि पोजेशन की जरूरत है, इसका मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। तो बोलोगे बिकॉज ऑफ हर बीइंग अ न्यू कमर, ये इसका करेक्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव का भी ये रूल होता है। तो जब आप जीरंड के अंतर्गत टॉपिक पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो उसके साथ आवश्यकता अनुसार हम जीरंड का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे इसीलिए हम हर का यूज करेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव की आवश्यकता होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मतलब इसमें आप पाओगे कि ए वाले पार्ट में ही गलती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स absented themselves from the office। एक रूल होता है, यहाँ पे दो रूल एज वेल एज से जुड़े होते हैं, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से और दूसरा प्रोनाउन से भी रिलेटेड होता है। पॉइंट ये है कि जब भी अगर दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जोड़ दिए जाएं तो ऐसी स्थिति में वर्ब कैसे यूज होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर ये फर्स्ट ये कहता है कि हम वर्ब का यूज हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरी स्थिति है कि अगर वाक्य में किसी अन्य पोसेसिव एडजेक्टिव की जरूरत हो जाए या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत हो जाए तो हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही होना चाहिए। यहां पे जो देमसेल्व्स है उसका यूज नहीं होगा बल्कि इसके स्थान पे हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे, यहाँ पे हिमसेल्फ। अब रीजन क्या है? क्योंकि ऑफिसर एक्चुअल में सिंगुलर कंडीशन में है तो ऑफिसर के अकॉर्डिंग यूज होगा, तो इसीलिए हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होना चाहिए, तो हिमसेल्फ का यूज होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ग्रांटेड देयर अप्रूवल टू द स्कीम। स्टूडेंट्स, ये रूल होता है कि मान लीजिए दो सिंगुलर नाउन हैं, वो एंड से जुड़े हुए हों, आर्टिकल की कंडीशन केवल पहले वाले नाउन के साथ आती है, मतलब कि यहाँ पे चेयरमैन के पहले आर्टिकल दा लगा है, दूसरे वाले के साथ नहीं आई हो, तो ये रूल कहता है कि अगर वाक्य में आपको किसी पोसेसिव एडजेक्टिव की जरूरत हो या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत हो तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होना चाहिए। यहाँ पे चेयरमैन सिंगुलर में है,
तो इसका मतलब है कि भले ही यहाँ पे द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी लिखा है, लेकिन ये दोनों एक ही को दर्शा रहे हैं और सिंगुलर कंडीशन में होने के नाते इसके लिए हमें सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव को यूज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे देयर अप्रूवल नहीं होगा बल्कि हिज अप्रूवल का यूज होना चाहिए। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये बहुत जरूरी बन जाता है कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करें जहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद हों और जो वास्तव में उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो जो हम जिस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हों। तो मेजर कलसी क्लासेस का अपना रिकॉर्ड रहा है जहाँ पे भारत की एकमात्र ऐसी संस्थान है जहाँ पे पिछले 15 ईयर्स में सबसे ज़्यादा डिफेंस के फील्ड में इसने सिलेक्शन दिए हैं। तो बिल्कुल इसका एडवांटेज लीजिए और इसका हिस्सा बनिए ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग डैश रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 ऑप्शन से हु है, विच है, दैट है और हुम है। इसमें से आपको देखना है कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको पता ही है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है तो हमें सही चुनाव करना पड़ेगा। अब एक चीज तो क्लियर है कि विच का यूज जब होता है तो हम नॉन लिविंग की बात करते हैं और नॉन लिविंग हो या एनिमल हो। तो चूंकि यहाँ पे एवरीबडी है तो ये हम हटा देंगे। हुम जो होता है ना वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है और हु जो होता है सब्जेक्टिव केस में। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी अपने लिए वर्ब नहीं लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिमाइंड्स है, ये वर्ब है तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत है ना कि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो इसको हम हटा देंगे। अब बचता है हु होगा कि दैट होगा। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी सेंटेंस में मान लीजिए एंटीसीडेंट के रूप में एक पर्सन हो और दूसरा वस्तु हो या फिर कोई एनिमल हो। आई रिपीट वन मोर टाइम, एक तो यहाँ पे एवरीबडी दिया है तो मेरा कहने का मतलब है अगर एक पर्सन हो और दूसरा वस्तु हो या फिर एनिमल हो एंटीसीडेंट वाले पार्ट में या एंटीसीडेंट से रिलेटेड, तो ऐसी स्थिति में हम दैट के यूज को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हम हु को यूज नहीं करेंगे बल्कि दैट का यूज करेंगे। तो आप कुछ काफी लोग जानते भी होंगे कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर हु विच की अपेक्षा हम दैट के प्रयोग को हम प्रेफर करते हैं। तो उसमें से सुपरलेटिव डिग्री की भी अगर कंडीशन आ जाती है तब पर भी हम दैट को प्रेफर करते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं आपको पॉइंट बताए दे रहा हूँ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहे हैं द कैंडिडेट डैश वॉज इंटरव्यू वॉज इंटायरली अनसुइटेबल, मतलब जिसको इंटरव्यू लिया गया था वो अनसुइटेबल था। तो अब यहाँ पे देखो विच तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर कैंडिडेट है तो बेशक सी बात है वो पर्सन होगा, तो विच को हम हटा देते हैं। हुज नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली में ये पोसेसिव फॉर्म में यूज किया जाता है तो ये अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेके आएगा, तो इसको भी रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अब डिसाइड करना है हु होगा कि हुम। तो अब देखो यहाँ पे वॉज क्या है, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब है हमें सब्जेक्ट की जरूरत है। और आपको पता है कि हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है और हुम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ऑब्जेक्ट तो अपने लिए वर्ब ले नहीं सकता, तो मतलब लेगा क्या, सब्जेक्ट लेगा। तो हम सही अगर विकल्प की बात करते हैं तो डी वाला होगा। द कैंडिडेट हु वॉज इंटरव्यूड वॉज इंटायरली अनसुइटेबल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है आई वॉज अनेबल टू से वेदर डैश वॉज अ बॉय और नॉट। आप कहते हो ना मैं कहीं नहीं बता ही नहीं सका कि वो लड़का था या नहीं। अब देखो इट के यूज के अंतर्गत आप पढ़े हो कि जब जेंडर क्लियर ना हो कि लड़का है कि लड़की है, तो जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हम इट का ही यूज़ करते हैं। तो काफ़ी लोग जानते होंगे, मैंने बताया भी था कि चाहे कंट्री की बात हो, नॉन लिविंग की बात हो, है ना, अगर कोई चाइल्ड हो जिसका जेंडर डिसाइड ना हो, ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम इट के प्रयोग को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे ना तो ही होगा, ना तो दैट होगा, ना तो सी होगा, बल्कि हमें डी वाले ऑप्शन की ओर मूव करना है। अगला क्वेश्चन है कि डैश द स्टूडेंट्स हार्डली कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए हार्डली का यूज हुआ है और जैसे कि ये हार्डली एक एडवर्ब है और ये निगेटिव सेंस देता है, मतलब कि हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, ये अपने आप में निगेटिव मीनिंग देने का काम करते हैं। तो एक ही सेंटेंस में हम दो निगेटिव शब्दों का यूज नहीं करते हैं। तो अगर हम नीदर की बात करते हैं तो इसको हटा देंगे, इसी तरीके से नन की बात करेंगे तो इसको भी हटा देंगे। अब बात आती है कि ईदर ऑफ यूज होगा या मोस्ट ऑफ।
अब ईदर का यूज जब भी किसी भी सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम इसका यूज दो के लिए करते हैं। अब इस सेंटेंस को रीड आउट करने के बाद कहीं भी नहीं लग रहा है कि दो की बात चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हम बी वाले ऑप्शन को भी रिमूव कर देंगे। तो अपने पास बचा एक ऑप्शन, दैट इज डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज ये बहुत जरूरी होता है कि मान लीजिए हम किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक अच्छी किताब हो, अच्छा सेट हो। किताब ऐसी होना चाहिए जहाँ पे क्वेश्चन जो हो वो चैप्टर वाइज हो, ऐसे हो क्वेश्चन सब टॉपिक वाइज डिवाइड होना चाहिए, ताकि आप अगर प्रैक्टिस करो तो आप कोई टॉपिक आपने पढ़ा और अगर आप उसके क्वेश्चंस ही नहीं हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत माना जाता है। आपने कोई थ्योरी आपको पढ़ना हुआ और आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं इस थ्योरी से रिलेटेड या इस सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस थ्योरी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है और आप जिस बुक को पढ़ रहे हो उसमें वो थ्योरी ही नहीं दिया है, उसमें कहीं ना कहीं वो व्याख्या ही नहीं की गई सही तरीके से। तो ये ज़रूरी होता है कि हम एक ऐसी ऑथेंटिक किताब को पढ़ें जहाँ पे वो सारी चीज़ें, वो थ्योरी, वो सभी कॉन्सेप्ट मौजूद हों। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मेजर कलसी क्लासेस आप अपना रिकॉर्ड रहा है इसका, तो यहाँ पे बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा आपकी बुक तैयार की गई है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आप इस बुक की मदद बिल्कुल ले सकते हैं। तो वेट किस बात का, आप मेजर कलसी क्लासेस के पब्लिकेशन पे आप जाएं, वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, तो अगर आपको लगता है कि सेंटेंस पूरा करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में जितना पार्ट अंडरलाइन है इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तब आप देखिए ABC में कौन सा होगा। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि नन ऑफ द टू क्वेश्चंस। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब भी नन ऑफ का यूज करते हैं तो नन ऑफ हमेशा दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। जैसे नीदर के स्थान पे नन ऑफ का यूज करते तो नीदर का यूज दो के लिए होता है और दो से अधिक के लिए किसका यूज होगा, नन का यूज होता है। तो यहाँ पर वन ऑफ का कोई तर्क नहीं बन रहा है और यहाँ पे नॉट ऑफ द टू क्वेश्चंस का भी तर्क नहीं बन रहा है। क्योंकि नन दिया है तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो बी वाला होगा। तो हम बोलेंगे नीदर ऑफ द टू क्वेश्चंस इज करेक्ट, सो आई एम अनेबल टू सॉल्व देम प्रॉपरली। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पता है ईदर होता है तो दो से दो के लिए होता है ईदर का, दो से अधिक के लिए हम एनी या एनी वन का यूज कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से नीदर का यूज दो के लिए होता है ना, और दो से अधिक में से कोई नहीं का जब आप सेंस देना चाहते हो तो नन का यूज करते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है मोहन वॉज द क्रूएलेस्ट मैन whom आई हैड एवर मेट। स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए क्रूएलेस्ट का यूज हुआ है तो इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में एंटीसीडेंट के रूप में, बहुत जरूरी पॉइंट है, एंटीसीडेंट के रूप में सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन हमें सेंटेंस में यूज करना है तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे ना तो हम हु का यूज करेंगे ना ही विच का यूज करेंगे। विच तो ऑलरेडी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैन है, तो कहीं ना कहीं इसको हम रिमूव कर देंगे। तो हु और दैट में से डिसाइड करना है, तो सबसे परफेक्ट जो ऑप्शन होगा वो दैट वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द बॉय whom you thought was honest proved to be a rogue। कई बार कंफ्यूज होते हो और अक्सर इस तरीके के प्रश्न पूछ ले जाते हैं जिसमें आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि आखिर क्या होना चाहिए। तो विच तो होगा नहीं, ये तो आपको क्लियर ही हो रहा होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे एंटीसीडेंट के रूप में बॉय है, ठीक है, तो विच हमने हटा दिया। व्हाट का भी यहाँ पे तर्क नहीं बन रहा है, क्योंकि व्हाट किसी भी सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तो इसके साथ एंटीसीडेंट नहीं यूज किया जाता है। एंटीसीडेंट का कॉन्सेप्ट जो है व्हाट के अंदर छिपा होता है। इसलिए अब बात बचती है हमारे पास, या तो हु होगा या तो हम डी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब तर्क बन रहा है कि सर कौन से यूज करेंगे, तो चलो मैं समझाता हूं। अगर यहां पे हुम यूज कर रहे हो तो यहां पे whom you thought हमने देखा, लेकिन ये was आप देखो ये किसके लिए आया है, तो इसका मतलब ये अगर इसको हटा के आप कुछ देर के लिए पढ़ो, मैं इसको ऐसे हटा दूं। एग्जामिनर कई बार क्लॉज यूज कर देता है। अगर मैं कहूं कि इसको you thought को आप कुछ देर के लिए हटा दो और तब पढ़ो, तो आप अगर देखोगे द बॉय whom was
ऑनेस्ट प्रूव टू बी अरोगू। सेंटेंस सही मीनिंग नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस वॉज के लिए हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत है और हुम क्या है? ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होगा? हु। तो हम ऐसे बोलेंगे द बॉय हु वॉज ऑनेस्ट प्रूव टू बी अरोगू। अब देखो कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसका मतलब है कि ये हमें एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए केवल दे रहा है ताकि आप गलती कर दो और चूज कर लो डी वाला। तो आप ध्यान देना, इसमें बी वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो बोलोगे द बॉय हु यू थॉट वॉज ऑनेस्ट प्रूव टू बी अरोगू। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला है यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लेंडर। इसको ही देखते ही बहुत लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गया होगा, अरे ये तो सीक्वेंस वाला है पर्सनल प्रोनाउन का। यस, सीक्वेंस का ही है। तो काफ़ी लोग जानते होंगे 231 और 123 का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें से भी काफ़ी लोगों को पता होगा। एक्चुअल में 231 का यूज़ तब किया जाता है जब नॉर्मल सेंटेंस अगर किसी तरीके का है तो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक। लेकिन अब बात बनती है कि अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस से आपने पढ़ा और आपको लगा कि इसमें एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं, तो अब इसमें प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो बस इतना याद रखना, अगर मान लीजिए भूल, दोष, अपराध, क्षमा, इसकी स्वीकृति का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में हम 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। मान लो ये सब भूल जाओ तो आप याद कैसे रखोगे? देखो, जब भी आप कोई गलती या भूल करते हो ना, तो पहले इन जनरल मानव स्वभाव होता है हम दूसरे को दोष लगा देते हैं, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं कि मेरे वजह से और आपके वजह से और उनके वजह से ये सब काम बिगड़ गया, या हम लोगों ने, ये नहीं कहते हो मैं, आप और वो, उन लोगों ने एक व्यक्ति को पीट दिया। मतलब अगर भूल, दोष, अपराध इन सभी का सेंस निकलता है तो सबसे पहले अपना नाम लिया जाता है। ये नैतिक एक कर्तव्य होता है कि हम ऐसे सीक्वेंस की शुरुआत करें, दूसरे से नहीं शुरू करते इन जनरल। वो अलग बात है कि हम प्रैक्टिकल बोल देते दूसरे का ही, लेकिन अगर व्यवहारिक तरीके से देखा जाए तो हम अपने से ही शुरुआत करते हैं। मैं केवल याद करने का तरीका बताया हूँ। तो ऐसी स्थिति में 123 के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो एक वाला यानी ए वाला रिजेक्ट करेंगे, बी वाला भी रिजेक्ट करेंगे, सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। तो आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लेंडर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बहुत जरूरी होता है, मान लीजिए हमारे पास अच्छी पुस्तक भी है, ठीक, बहुत हमने पढ़ा, सारे कॉन्सेप्ट हमने याद कर लिए, लेकिन अब बात आती है प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि अपने पास तो कलेक्शन है ही नहीं क्वेश्चंस का। और मान लीजिए क्वेश्चंस भी कलेक्शंस हैं, तो क्या वास्तव में उस एग्जाम के लिए वो सही है जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो एक ज़रूरत बन जाती है कि हमारे पास एक क्वेश्चन का ऐसा सेट होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए जो वास्तव में सब टॉपिक वाइज हो, एक उसी ऑथेंटिक अप्रोच को फुलफिल कर सके जो हमें ज़रूरत है। तो मेजर कल सी क्लासेस इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जहां आपको 5000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस होंगे और फुल 5 मॉक टेस्ट हैं, जहां पे इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सिलेक्शन लेके मानना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ईडियम से रिलेटेड है। अब लिखा है टू कीप वंस टेम्पर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू रिमेन काम, टू रिमेन, ठीक। इसका मतलब शांत रहना, अपना संयम, अपना आपा बनाए रखना। अब लिखा है टू बिकम हंग्री, नहीं, बिल्कुल नहीं सेंस दे रहा है। टू बी इन गुड मूड, यस, या टू प्रिजर्व वंस एनर्जी, अपनी ऊर्जा बचाना, नहीं, बल्कि टू बी इन गुड मूड। जब आप शांत रहते हो तो मतलब मूड आपका क्या है? सही है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने कहा टू कीप वंस टेम्पर, आप कहते हो ना अपना टेम्पर पारा, आप कहते हो ना पारा मेरा ठीक है, गर्म नहीं है, तो इस सेंस में आप कह सकते हो टू कीप वंस टेम्पर मतलब टू रिमेन काम। तो इस सेंस में हम टू बी इन गुड मूड को ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। अब टू पिक होल्स, देखो मैं साथ साथ याद भी करवाते जा रहा हूं। टू पिक, आप जानते हो टू पिक होल्स लिखा है, तो यहाँ पे टू पिक मतलब चुनने के सेंस में, आप उठाने के सेंस में बोलते हो, होल्स गड्ढों की बात कर रहे हो, तो आप ऐसे कर लो। इसका मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट्स, मतलब टू फाइंड फ्लॉज आप बोल सकते हो, टू फाइंड फ्लॉज।
मतलब किसी में आप गलती निकालते हो, आप कोई त्रुटियां ढूंढते हो, कोई कमी निकालते हो, उसी को बोलते हैं टू फाइंड फ्लॉज या टू पिक होल्स। टू फाइंड सम रीजन टू क्वारल, कोई कारण ढूंढना जिससे लड़ने के लिए, नहीं, हम इसको भी नहीं बोलेंगे। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज़ को तबाह कर देना, बिल्कुल नहीं। टू क्रिटिसाइज समवन, यस, आप जब आलोचना करते हो तो आलोचना किस आधार पे करते हो? जब आप किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी निकालते हो, किसी चीज़ में आप कोई कमी निकालते हो, तो कमी निकालने के बाद तब आप आलोचना करना शुरू कर देते हो। टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम, यानी किसी भी आइटम के कुछ हिस्सों को काट देना, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, तो सी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ आप जानते ही हो। अब इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कहते हैं ना एकदम कोई सब्सटेंस ना हो, कोई आधार ही नहीं हो, मतलब हल्का, जो वजन ना हो किसी के अंदर, अपनी बात की कोई कीमत ना हो, वैल्यू ना हो, इसी को बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो आप समझ ही चुके हो कि अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, इसका सही आंसर होगा अ वेरी एक्टिव पर्सन, नो, अ वर्दी फेलो, एन अनरीजनेबल पर्सन, ये भी नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि बहुत हल्का व्यक्ति के सेंस में हम यूज करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई चीज ऐसे कहना जो वास्तव में सत्य हो, या फिर कह सकते हैं सही जगह पे चोट मारना। आप ऐसे याद रख लेना, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, तो टू डू समथिंग राइट थिंग, टू डू द राइट थिंग, नॉट समथिंग, टू डू द राइट थिंग। तो इसी के सेंस में हम यूज करते हैं, तो आगे ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है टू डिस्ट्रॉय वंस रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को तबाह कर देना। टू टीच समवन लेसन, किसी को एक पाठ पढ़ा देना। टू अनाउंस वंस फिक्स्ड बिलीव्स, है ना। तो ये सब सारे सेंस नहीं दे रहे हैं, तो आप यही याद रखिएगा कि टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड का अर्थ यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले लिखा है लिंच लॉ। लिंच लॉ का मतलब क्या है? लिंच लॉ का मतलब होता है कि आप देखते हो कई बार कि भीड़ ही ये निर्धारित कर लेती है कि अगला व्यक्ति है जो इस कृत्य के लिए, इस काम के लिए जिम्मेदार है, तो भीड़ उस व्यक्ति को पीट पीट के हत्या कर देती है। अभी आपने रिसेंट में बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी सुनी होगी, लिंचिंग आपने सुना होगा, तो है ना। तो लिंच लॉ का मतलब है कि भीड़ का कानून हो, ना कि जो संविधान हो, जो देश का कानून है उस पे नहीं, बल्कि जनता या भीड़ डिसाइड कर ले, उग्र क्रोधित भीड़ डिसाइड कर ले कि यही करना है इस व्यक्ति के साथ, तो अपना खुद का कानून आप बोल सकते हो। तो ऐसी स्थिति में भीड़ के कानून के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, तो लिंचिंग से आप याद रख सकते हो कि लॉ ऑफ द मोब यूज़ किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मेरा ये सब बताने का एक रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों के दिमाग में चलता भी होगा कि सर ये स्लाइड क्यों ओपन हुई, उसका रीज़न है। देखो, कई बार हमें जानकारी के अभाव में भी बहुत सारी हम चीज़ों तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो उसके लिए ज़रूरी हमारा काम क्या है कि सही गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करना। अब मैं आपको यहाँ पे ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक कहीं न कहीं अगर डिफेंस के स्टूडेंट को सबसे बड़ी चिंता होती है कि क्या वास्तव में फिजिकली फिट हैं, क्या हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ों को हम क्वालिफाई कर लें और मेडिकल में मेरा रिजेक्शन हो जाए। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि प्री मेडिकल आप चेकअप करवा सकते हैं, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या वास्तव में आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप इसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है, तो ये फ़ी 500 रिफंडेबल। इसका मतलब है कि जब आप ऑफलाइन में आ करके आप फिर से आप करवाते हो तो ये 500 रुपये आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपका वापस हो जाएगा, उसी में ऐड हो जाएगा। तो इसका लाभ बिल्कुल लें ताकि आपका कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूज़न हट जाए। अच्छा, ये मैं एक बार इसको फिर से दिखाई दे रहा हूँ। ये दिखाने का रीज़न ये है कि आप एक बार पीछे वाले वीडियो में जाके देखिएगा कि क्या टाइम टेबल था, क्या मैंने बताया था, ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से हम पेपर लेके आएंगे, किस तरीके से प्रैक्टिस सेट्स होंगे। तो ये शेड्यूल है और इसको देखना आप पीछे वाले वीडियो में बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देख लेना है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे। वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगा, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखेंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।